आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीटली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा हम लोग एक जानकारी ले लेंगे, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, तो हमारे लिए चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। इस चैप्टर के ऊपर यदि इस चैप्टर के हेडिंग पे ध्यान दिया जाए तो वो 3 वर्ड यहाँ पे है। पहला ट्रेडर्स, दूसरा किंग्स और तीसरा पिलग्रिम्स। आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है, फिर चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा ये चैप्टर हम लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। ट्रेडर्स का मतलब होता है वैसे लोग जो किसी भी दाम को थोड़ा सस्ते, किसी भी चीज़ को थोड़ा सस्ते दाम में खरीदते हैं और दूसरे जगह पे जाके थोड़ा महंगे दाम में बेच देते हैं। इस प्रकार के लोगों को कहते हैं ट्रेडर। हिंदी में इसको कहते हैं व्यापारी। क्या कहते हैं? व्यापारी। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, यानी कि ट्रेडर के बारे में बात करेंगे जो क्या करते हैं, किसी जगह से सस्ते दाम में सामानों को खरीदते हैं और किसी दूसरे जगह पे जाके सामानों को महंगे दाम में बेच देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं ट्रेडर। तो ऐसे लोगों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किंग्स। किंग्स मतलब राजा। तो राजा तो हम लोग जानते ही क्या होता है, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर किंग का, राजाओं का क्या रोल रहता था, उनका क्या वहां पे होता था। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पिलग्रिम्स के बारे में। पिलग्रिम्स का मतलब होता है वैसे लोग जो किसी दूसरे जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं एक तरीके से पूजा पाठ करने के लिए, है ना। मतलब वहां पे दर्शन करने के लिए या फिर पूजा पाठ करने के लिए, इस प्रकार की चीजों के लिए, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है, चैप्टर थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पहले एक टॉपिक, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक, इस तरीके से हम लोग अलग अलग पार्ट में इसको करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो आइए बात करते हैं कि आखिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा या फिर कैसे पता चला ट्रेड के बारे में और ट्रेडर के बारे में। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NBPW, स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स। देखो एक बात ध्यान रखना आप यहाँ पे, बेसिकली बाउल्स मतलब कटोरा, प्लेट्स का मतलब आपको प्लेट पता ही है, तो कटोरा हो गया, प्लेट हो गया, इन प्रकार के चीजों को यहाँ पे कहा गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और यदि आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 9 में भी हम लोगों ने NBPW के बारे में बात किया था। यानी कि वैसे बर्तन या फिर वैसे चीजें जो कि नॉर्दर्न एरिया में मिला था, हमारा नॉर्दर्न पार्ट में मिला था, उसी को हमने क्या बोल दिया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जैसे बाउल यानी कि कटोरा, फिर से प्लेट, ये सारी चीजें ज्यादातर कहाँ पे मिले हैं हमारे इंडिया में, नॉर्थ वाले पार्ट में मिले हैं। और ये सारे कैसे होते थे, पॉलिश्ड होते थे, यानी कि बहुत ही शानदार दिखता था, इसीलिए इन सभी को कहा गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि नॉर्दर्न पार्ट में मिले हैं इंडिया के, वो बिल्कुल पॉलिश्ड भी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा यदि हम लोग किसी का बात करते हैं तो वो बाउल्स का और प्लेट्स का बात करते हैं, यानी कि कटोरे का और प्लेट का बात करते हैं। were found from several archaeological sites throughout the subcontinent। यानी कि बाउल्स, प्लेट्स, इन प्रकार की चीजें जो हैं कई सारे जगहों पर, खास करके इंडिया के नॉर्थ वाले जगहों पे मिले हैं हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों को, जो रिसर्च वगैरह जमीन को खोद के कर रहे थे, उनको मिला है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, आगे तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, यानी कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जब जमीन को खोद के रिसर्च किया और खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया में रिसर्च किया, तो वहां पे उनको कई सारे कटोरे, प्लेट्स, बर्तन वगैरह, उनको वहां पे घड़ा, ये सब मिला है जो कि पॉलिश किया हुआ रहता था, इसीलिए उसको बोला गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, आगे ट्रेडर्स हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वेर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। अब सवाल है कि ये आखिर नॉर्दर्न पार्ट में पहुंचा कैसे। नॉर्दर्न पार्ट हमारा इंडिया का बहुत बड़ा है, इसमें हमारा जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, ये सब का सब हमारा नॉर्थ इंडिया में आता है।
तो यहाँ पे ये सारी चीजें पहुंचे कैसे, इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो ट्रेडर लोग होते थे, यानी कि जो किसी जगह पे सामानों को सस्ते दाम में खरीदते थे और दूसरे जगह पे जाके महंगे दाम में बेच देते थे, वैसे लोगों को ट्रेडर कहा गया है। ये ट्रेडर लोग क्या करते थे, इन सब चीजों को किसी दूसरे जगह पे सस्ते दाम में खरीद लेते थे और जाके नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में महंगे दाम में बेचते थे। तो अब यहाँ पे देखो, इन्होंने खरीदा कहीं और से, लेकिन बेचा कहाँ पे, बेचा इन्होंने नॉर्थ इंडिया में। इसीलिए वहां पे लोगों ने क्या किया, उसको इस्तेमाल किया। जो इस्तेमाल किए उन्होंने, इस्तेमाल जो इस्तेमाल के लायक था उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो इस्तेमाल करके बच गया वो लोग वहीं पे छोड़ दिए और उनका जीवन खत्म हो गया। तो जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जमीन को खोदा, रिसर्च किया, तो वहां पे जमीन के नीचे उनको कई सारे ऐसे कटोरे, प्लेट्स, घड़ा, इन प्रकार का चीज मिला है जो ट्रेडर्स बेसिकली कहीं और से खरीद के लेके आते थे और नॉर्थ इंडिया में जाके लोग उसको बेचते थे। तो लोगों ने उसको वहां पे इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए, वो धीरे धीरे जमीन के नीचे चला गया। आगे, साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स एंड स्पाइसेस, स्पेशली पेपर। अब देखो, नॉर्थ इंडिया का बात करें तो नॉर्थ इंडिया जो फेमस था वो बेसिकली पॉलिश्ड बर्तनों के लिए फेमस था, यानी कि पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कटोरा हो गया, प्लेट हो गया, इन प्रकार की चीजें नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मिलता था, पॉलिश किया हुआ, बहुत ही शानदार तरीके का। नॉर्थ इंडिया में ये चीज था। लेकिन साउथ इंडिया किस चीज को लेकर फेमस था, साउथ इंडिया फेमस था गोल्ड को लेकर, सोने को लेकर, यानी कि साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया का मतलब हो गया कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये सब चीज, ठीक ना, ये सारे स्टेट। तो वो सारा स्टेट जो है वो फेमस था गोल्ड के लिए, यानी कि वहां पे सोने बहुत सारे मिलते थे। प्रीशियस स्टोन यानी कि कीमती कीमती पत्थर भी वहां पे मिलता था। और मसाले में भी यदि हम लोग बात करें खास करके तो पीपर, पीपर भी साउथ इंडिया में बड़ा फेमस था। तो साउथ इंडिया में गोल्ड, कीमती कीमती पत्थर, मसालों में पीपर, ये सारा चीज जो है इंडिया में बड़ा फेमस था। आगे, अब यहाँ पे पीपर को लेकर एक बात कहा गया है, ब्लैक गोल्ड। पहले समझते हैं कि ब्लैक गोल्ड क्या होता है। देखो, पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर सो दैट इट वॉज नॉन एज ब्लैक गोल्ड। देखो, ये जो पीपर, यानी कि हमारे इंडिया में क्या है, पीपर एक मसाला है, कहाँ पे उगता है, साउथ इंडिया में ज्यादा होता था पहले भी, और आज भी पीपर जो है वो साउथ इंडिया में ज्यादा होता है। तो ये जो पीपर का वैल्यू है वो रोमन एम्पायर में, यानी कि रोम में, ये हमारे इंडिया से बाहर है, रोमन एम्पायर में इस पीपर का जो कीमत है बहुत ज्यादा होता था। वहां पे लोग पीपर को मसाले के तौर पे खूब इस्तेमाल करते थे रोम में। ओके, इसीलिए मतलब इतना ज्यादा अच्छा मसाला था, इतना कीमती मसाला था, इसलिए वहां के लोगों ने इनको क्या बोल दिया, ब्लैक गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना, जो कि बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है, लेना चाहता है, खरीदना चाहता है गोल्ड को। उसी तरीके से रोम में, यानी कि रोमन एम्पायर में पीपर इतना फेमस था, इतना फेमस था कि हर कोई लोग पीपर का इस्तेमाल करते थे अपने खाने में, मसाले के तौर पे हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता था। ये बहुत कीमती भी हुआ करता था और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे रोमन एम्पायर में। इसीलिए रोम के लोगों ने पीपर को क्या बोल दिया, ब्लैक गोल्ड, यानी कि ये काला सोना है। भले काला है, पीपर कैसा होता है आपने देखा होगा, पीपर भले काला है लेकिन ये सोने के तरह है, बहुत ही कीमती है और हर लोग इसका इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए वहां के लोगों ने पीपर को बोल दिया ब्लैक गोल्ड। तो यदि कोई पूछे आपसे कि बताओ रोमन एम्पायर में लोगों ने पीपर को पीपर गोल्ड क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि वहां पे पीपर का कीमत बहुत ज्यादा हाई रहता था, वहां पे लोग उसको बहुत पसंद करते थे, इसीलिए वहां के लोगों ने उनको पीपर गोल्ड कह दिया। आगे, ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कैरावन्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते थे इंडिया में खास करके, क्योंकि पीपर का बहुत ज्यादा कीमत कहाँ मिल रहा था बताओ, रोम में मिल रहा था, रोमन एम्पायर में मिल रहा था। तो इंडिया के भी कई सारे ट्रेडर्स ने क्या किया, इंडिया के कोने कोने से पीपर्स को सस्ते दाम में खरीदा और जाकर रोम में महंगे दाम में बेचना स्टार्ट कर दिया। अब वो समुद्र से भी जाते थे जहाजों में लोड करके, कई बार तो वो लोग जमीन के थ्रू भी, यानी कि रास्ते के थ्रू होते होते अलग अलग कंट्री को पार करते करते भी वो लोग वहां पे पहुंचते थे। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यह है कि रोम में, यानी कि रोमन एम्पायर में इतना फेमस पीपर था, इतना फेमस था पीपर कि इंडिया के कई सारे ट्रेडर्स इसको इंडिया के अलग अलग कोने से खरीदते थे, अलग अलग जगह से सस्ते दाम में खरीद के और रोम में जाके उसको महंगे दाम में बेचते थे।
कई बार वो लोग शिप में लोड करके समुद्र के रास्ते से लेके जाते थे, कई बार वो लोग जमीन के थ्रू, जमीनों से ही अपने ग्रुप में जाते थे, अपने ग्रुप में सभी लोग मिलके जाते थे वहां पर बेचने के लिए। इन रोम, अब रोम में क्या होता था वो देखो, इन रोम ट्रेडर्स एक्सचेंज देयर गुड्स इन रोमन गोल्ड कॉइन्स। अब जैसे देखो यहाँ पे इंडिया के लोग इस पीपर को, यानी कि इस मसाले को कहाँ लेकर गए, रोम लेकर गए। रोम के लोग क्या करते थे, इस पीपर को खरीद लेते थे, रोम के लोग इस पीपर को खरीदते थे, लेकिन बदले में इनको मिलता क्या था, गोल्ड मिलता था, सोना मिलता था। समझ में आ रही है बात? यानी कि इंडिया के ट्रेडर्स इस मसाले को लेके जाके बेचते थे रोम में, और रोम के लोग खरीदते थे सोना देकर। तो बताओ इंडिया के लोगों को, यानी कि इंडिया के ट्रेडर्स को क्या मिल गया, सोना मिल गया, और रोम के लोगों को क्या मिल गया, पीपर मिल गया, यानी कि मसाला मिल गया। इस तरीके से काम चलता था। विच हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, और ये सारा का सारा सोना लेकर इंडिया के लोग कहाँ आते थे, दोबारा साउथ इंडिया आते थे, दोबारा वो पीपर को खरीदते थे और दोबारा जाके रोम में बेच देते थे। ठीक ना, इस तरीके से काम चलता था। यानी कि इंडिया के साउथ इंडिया से खास करके पीपर को खरीदते थे सस्ते दाम में, और रोम में जाके महंगे दाम में बेच देते थे, और बदले में इनको सोना मिल जाता था। तो इस तरीके से हमारा ये पीपर का मसाला का व्यापारी ट्रेडर, मतलब ट्रेडिंग होता था। कोई दिक्कत इसमें? ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू किंगडम्स अलोंग दी कोस्ट। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है न्यू किंगडम्स अलोंग दी कोस्ट। अलोंग दी कोस्ट का मतलब हो गया जो समुद्र के बगल में हमारे इलाके हैं, समुद्र के बगल में जो हमारा स्टेट है, वहाँ पे किस किस प्रकार के किंगडम थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। समुद्र के बगल में जो हमारा किनारा है वो कौन कौन सा इंडिया का, यदि हम लोग बात करें तो, यानी कि इंडिया का कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो समुद्र के बगल में पड़ता है। तो कुछ कुछ स्टेट बड़ा फेमस है, जैसे गुजरात हो गया, उसके नीचे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, बंगाल, उड़ीसा, है ना। ये सारे ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जो समुद्र के बगल में पड़ते हैं। ठीक है, तो इन सारे जगहों को जो कि समुद्र के बगल में है उसको हम लोग कहते हैं कोस्ट, यानी कि समुद्र के बगल में जो इलाका होता है उसको हम लोग कहते हैं कोस्ट। तो समुद्र के बगल में कौन कौन से ऐसे किंगडम थे वो हम लोग इसमें बात करेंगे। लिखा हुआ इसमें पहला पॉइंट, द हाफ ऑफ द साउदर्न सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैली। बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है हमारे साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का यदि हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया जो है वो पूरा का पूरा हमारा कोस्ट लाइन है, यानी कि समुद्र के बगल में पड़ता है हमारा पूरा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कई सारे स्टेट हैं हमारे, जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, गोवा है, केरल है, उड़ीसा है, ये सारे हमारे साउथ इंडिया में पड़ते हैं। तो ये जो हमारा साउथ इंडिया है, इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो समुद्र के बगल में पड़ता है। वहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे हिल्स भी हैं, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, बड़े बड़े चट्टान, मतलब प्लेट्यूज का मतलब होता है फ्लैट लैंड, जो कि बहुत लंबा होता है पहाड़ के जैसा, लेकिन ऊपर में वो फ्लैट होता है टेबल के जैसा वो। एंड रिवर वैली, यानी कि कुछ कुछ वहाँ पे नदियाँ वगैरह भी हैं। तो बेसिकली ये बात कर रहा है कि हमारे साउथ इंडिया में, हमारा जो पूरा साउथ इंडिया है वो समुद्र के बगल में है, वहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ भी दिखते हैं, प्लेट्यू भी दिखते हैं, नदियाँ भी दिखती हैं। ठीक ना, आगे द कावेरी रिवर वैली इज द मोस्ट फर्टाइल। हमारे साउथ इंडिया का जो कावेरी रिवर है, कावेरी नदी है, वो नदी बड़ा ही फर्टाइल नदी है, यानी कि उस नदी के बगल में, उस नदी के आसपास जो खेती होता है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से खेती बाड़ी होता है, क्योंकि ज़मीन बड़ा फर्टाइल है, उपजाऊ ज़मीन है, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से अनाज वगैरह उगाए जाते हैं। आगे, किंग्स एंड चीफ्स हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। और जितने भी उस समय, उस टाइम पे जितने भी राजा थे, चीफ थे, किंग का मतलब हो गया राजा, चीफ का मतलब भी होता है राजा के जैसा ही, लेकिन राजा से थोड़ा सा नीचे कम। ठीक ना, यानी कि बेसिकली इसको अभी आप राजा ही कह सकते हो। ये सारे लोग रिवर वैली यानी कि नदियों पे अपना कब्जा जमाते थे, और समुद्र के बगल में जो इलाका है उस पर भी अपना कब्जा जमाते थे, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर सामानों का लेन देन किसके थ्रू होता था, नदियों के थ्रू, समुद्र के थ्रू, क्योंकि अलग अलग कंट्री के सामान जब आते थे हमारे इंडिया में समुद्र के थ्रू आते थे। तो ज़्यादातर उस समय के राजा जो हैं वो समुद्र पे कब्जा करना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनको पता था यदि समुद्र के ऊपर यदि हमारा एक बार कब्जा हो गया
तो जितने भी सामान इंडिया के अंदर आएंगे या इंडिया से बाहर जाएंगे उन पे भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से वो राजा धीरे धीरे और पावरफुल बनते चले गए, अमीर बनते चले गए, क्योंकि उनका कंट्रोल नदियों पे भी होता था, समुद्र पे भी होता था। और नदी और समुद्र पे कंट्रोल होने का सिंपल सा मतलब है कि ज़्यादातर वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि ज़्यादातर सामान है समुद्र से, नदियों से ही लेन देन होता था, है ना। इसीलिए तो राजा उस समय के जो थे वो बड़ा ही पावरफुल हुआ करते थे और अमीर हुआ करते थे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट मूवेंडर। अब ये मूवेंडर क्या है देखते हैं इसके बारे में, क्या नया बात इसमें लिखा हुआ है। मूवेंडर है क्या, देखो। दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ। देखो ये मूवेंडर जो है ना, एक तमिल वर्ड है, तमिल, जिसका मतलब होता है 3 चीफ, यानी कि 3 बड़े बड़े आदमी, 3 बड़े बड़े राजा भी कह सकते हो आप, उनको कहा गया मूवेंडर। तो मूवेंडर क्या है हमारा पहला बात यह कि मूवेंडर जो है हमारा वो एक तमिल वर्ड है, तमिल शब्द है, जिसका मतलब होता है 3 चीफ, यानी कि मूवेंडर का मतलब क्या हो गया, 3 राजा। These words are used for the heads of 3 ruling families। और ये 3 राजा कौन कौन, पहला दी चोलाज, चोला के राजा, चेराज यानी कि चेराज के राजा, और पांड्याज, पांड्या के राजा। ये तीनों प्रकार के राजाओं के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता था, क्या, मूवेंडर। Who became powerful in South India around 2300 years ago। यानी कि आज से लगभग 2300 साल पहले के बारे में यदि हम लोग बात करें तो 3 राजा, यानी कि चोला फैमिली के एक राजा, चिराज फैमिली के एक राजा, और पांड्याज फैमिली के एक राजा, यानी कि तीनों फैमिली के एक एक राजा बड़ा ही पावरफुल होते थे। उन तीनों राजा को एक शब्द में क्या बोला गया है, मूवेंडर बोला गया है। और ये तीनों के तीनों राजा साउथ इंडिया में बड़ा ही पावरफुल थे, बहुत ही अमीर थे, क्योंकि इनके पास धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा था। तो यदि कोई पूछे कि बताइए मूवेंडर क्या है, तो सिंपल सा बताना है कि मूवेंडर जो है एक तमिल वर्ड है, जिसका मतलब होता है 3 राजा। और वो राजा तीनों किस किस फैमिली के थे, पहला चोलाज फैमिली के, फिर चिराज फैमिली के और पांड्याज फैमिली के। और ये तीनों राजा को एक साथ क्या बोला गया है, मूवेंडर बोला गया है। और ये तीनों के तीनों राजा कहाँ पे थे, साउथ इंडिया में, इंडिया के नीचे वाले हिस्से में। और ये तीनों बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही अमीर भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें लिखे गए हैं। संगम पोएम्स मेंशन दी मूवेंडर। संगम पोएम बेसिकली ये कविताओं का अलग प्रकार होता है, उसमें भी मूवेंडर के बारे में जिक्र हुआ है। यानी कि संगम के कविताओं को आप सुनोगे तो वहां पे भी मूवेंडर का जिक्र होता है, 3 राजाओं का जिक्र होता है। Each of the 3 chiefs had 2 centers of power, one inland and one on the coast। अब देखो ये इस मूवेंडर में कितने राजा, 3 राजा, और तीनों राजा का जो कंट्रोल है वो 2-2 जगह पे होता था। यानी कि पहला ऑन इनलैंड, वन इनलैंड मतलब जमीन के अंदर, जमीन के अंदर मतलब समुद्र में नहीं, हमारे लैंड के अंदर, ठीक वहां पे। और दूसरा कोस्ट पे, कोस्ट का मतलब हो गया समुद्र के बगल वाले इलाके में। कहने का मतलब है कि ये तीनों राजा का जो कंट्रोल था वो समुद्र में तो होता ही था, इसके साथ ही साथ समुद्र के अलावा जमीन में, यानी कि इंडिया के अंदर जो नदियां हैं उस नदियों में भी इन लोगों का कंट्रोल होता था। क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया, उस समय पे राजा ज्यादातर कब्जा किस पे करते थे, समुद्र पे और नदियों पे, क्योंकि उस समय पे ज्यादातर सामान का लेन देन समुद्र से और नदियों से ही होता था। तो हर प्रकार, ये तीनों प्रकार के राजा का जो कंट्रोल था वो इंडिया के अंदर जो लैंड है, उधर जो नदी है, यानी कि नदियों पे भी इनका कंट्रोल होता था, और कोस्ट यानी कि समुद्र के बगल में जो इलाके हैं, यानी कि समुद्र जो है उस पे भी इनका कंट्रोल होता था। दोनों जगह पे कंट्रोल था और दोनों जगह से ही ज्यादातर सामानों का लेन देन होता था, तो इसीलिए ज्यादा पावरफुल थे। 2 cities were very important of these 6 cities। अब देखो पुहर और कावेरी पट्टनम, द पोर्ट ऑफ द चोलाज, द मदुरई, द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। अब देखो यहां पे ध्यान से, 2 शहर काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पुहर, जिसको कि कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद द पोर्ट ऑफ द चोलाज, चोलाज के पोर्ट बेसिकली कह सकते हो कि जहां पे चोलाज का कंट्रोल था, चोला राजा का,
उसका जो बंदरगाह था, बड़े बड़े जहाँ पे जहाज आके लगते थे वो, एंड मदुरई। मदुरई कहाँ पड़ता है आज? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक ना। द कैपिटल ऑफ द पांड्याज, मदुरई जो था वो क्या था? कैपिटल था किसका? पांड्याज का। तो ये कुछ शहर हैं जो कि बड़ा फेमस थे। पहला शहर हमारा कौन सा हो गया? पुहर या फिर कावेरी पट्टनम। ये बेसिकली क्या था यहाँ पे? यहाँ पे ये चोलाज का बेसिकली पोर्ट हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। और मदुरई जो है ये दूसरा शहर हो गया हमारा। मदुरई पांड्याज का कैपिटल था, यानी कि पांड्याज का राजधानी मदुरई था। तो पहला शहर हमारा कौन सा हुआ बताओ? पहला शहर हो गया पुहर, जिसको कि कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, और ये बेसिकली जो है वो चोलाज का पोर्ट था यहाँ पे। पहला ये शहर हो गया। दूसरा शहर मदुरई, जो कि पांड्याज का कैपिटल हुआ करता था। ये दो शहर उस समय पे बड़ा फेमस था, ठीक है। आगे, द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस बट दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। अब देखो यहाँ पे एक नया बात क्या लिखा हुआ है। जो राजा होते थे उस टाइम के, चीफ मतलब राजा ही, अब समझ लो। जो राजा होते थे वो लोगों से टैक्स नहीं लेते थे रेगुलरली, वो टैक्स बिल्कुल भी नहीं लेते थे, बल्कि वो क्या करते थे? लोगों से डिमांड करते थे गिफ्ट का। नहीं कि भैया तुम्हारा हमको टैक्स नहीं चाहिए, तुम क्या दो हमको? गिफ्ट दो, और गिफ्ट के तौर पे तुम कुछ भी लेकर आओ, हम रख लेंगे। और उस समय पे लोग राजाओं को गिफ्ट क्या देते थे पता है? जिसके पास मान लो 100 गो हाथी है तो 10 गो हाथी राजा को गिफ्ट कर दिया। किसी के पास 50 घोड़ा है तो 5 घोड़ा गिफ्ट कर दिया। इस तरीके से राजा को लोग गिफ्ट देते रहते थे उस समय पे, ठीक ना। आगे, दे वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नाइबरिंग एरियाज। अब एक राजा किसी दूसरे राजा के ऊपर अटैक करते थे, उनके सारे संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेते थे। समझ आ रही है बात? वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नाइबरिंग एरियाज। यानी कि उस समय पे ये चीज आम बात था कि एक राजा अपने आसपास के जो एरिया हैं उस पर हमला करते थे और उसको अपने कब्जे में कर लेते थे, और वहां का जितना भी सारा संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी होता था, सब ये राजा अपने अंडर में उसको हरा के अपने कब्जे में कर लेते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमॉन्ग्स्ट देयर सपोर्टर्स। अब सवाल देखो, यहाँ पे एक अच्छा चीज क्या था कि जितने भी राजा ने दूसरे के ऊपर हमला करके उसको हराया, उसका सारा संपत्ति किसका हो गया? राजा का हो गया। लेकिन राजा वो सारा संपत्ति अपने पास नहीं रखता था। वो क्या करता था? उस पूरे संपत्ति का कुछ पार्ट जो है वो अपने सपोर्टर्स में बांट देता था। सपोर्टर्स का मतलब हो गया जो उसके लड़ाई में मदद किया होगा राजा को, उसको वो कुछ पैसा बांट देता था, दे देता था कि भैया कि तुमने हमारा लड़ाई में साथ दिया, हमने इस एरिया को हराया, जीता, हमने इतना पैसा इकट्ठा किया, ये पैसा कुछ तुम रख लो। इस तरीके से होता था। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोइट्स। किसको किसको पैसा देते थे? अपने फैमिली मेंबर में दे दिया किसी को, जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही लड़ाई लड़े उसके लिए, उनको दे दिया, और जो पोइट थे, पोइट मतलब कवि, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, उनको भी ये पैसा दे देते थे। कहने का मतलब हो गया कि यदि कोई राजा दूसरे जगह पे हमला करके, अटैक करके उसके संपत्ति को लूटता था तो वो सारा पैसा अपने पास राजा नहीं रखता था, वो अपने साथी लोगों को भी बांट देता था। साथी में कौन कौन हो सकते हैं? उसके फैमिली को देता था, उस है ना, सिपाही जो उसके लिए लड़ाई लड़े हैं उसको दे देते थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी महान लोग हैं, कवि लोग हैं, उनको भी दे देते थे, ठीक ना। ये अच्छा चीज था, मतलब सारा पैसा अपने पास नहीं रखते थे। अगला, मैनी कॉम्पोजिशन ऑफ पोएट्स अबाउट द प्रेज ऑफ चीफ्स आर कंपोज इन द संगम। बेसिकली यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? राजा के बारे में अच्छा अच्छा कविता लिखा जाता था। राजा के बारे में अच्छा अच्छा कविता लिखा जाता था, अच्छा अच्छा बातें लिखे जाते थे, ताकि आने वाला जो जनरेशन होगा वो राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात जान सके, पढ़ सके, ठीक ना। आगे, चीफ्स रिवॉर्डेड द पोएट्स विथ प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैरियर्स एंड फाइन क्लोथ। अब देखो, राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात लिख कौन रहा है? पोएट लिख रहे हैं। पोएट मतलब कवि, जो कविता वगैरह लिखते हैं। तो वो कविता लिख सकते हैं तो वो राजा के बारे में भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो जो आदमी राजा के बारे में, यानी कि जो पोएट राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात लिखता था, उनके बारे में अच्छा अच्छा कविता लिखता था, राजा के बारे में अच्छा अच्छा महान बातें लिखता था, उस प्रकार के लोगों को राजा अपने यहाँ पे बुलाते थे, और उस प्रकार के लोगों को, यानी कि पोएट को
राजा भर भर के गिफ्ट देते थे। सोचो यहाँ पे राजा गिफ्ट दे रहे हैं किसको? पोएट को, कि भैया तुमने बड़ा अच्छा लिखा हमारे बारे में, हमारा दिल खुश हो गया। तो राजा खुश होके उस कवि को यानी कि उस पोएट को प्रीशियस स्टोन यानी कि कीमती कीमती पत्थर देते थे, सोना दे देते थे, घोड़ा हाथी ये सब भी दे देते थे। कई बार तो कैरियर यानी कि रथ भी दे देते थे कि ये रथ है, जाओ तुम रखो अपने पास, है ना। या फिर कई बार फाइन क्लॉथ, फाइन क्लॉथ का मतलब हो गया अच्छे अच्छे कपड़े भी राजा गिफ्ट करते थे किसको? पोएट को, कि तुमने अच्छा लिखा हमारे बारे में, हमारा दिल खुश हो गया। इस तरीके से चलता था कहानी पूरा। समझ रही बात? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कहानी मूवेंडर के बारे में। ओके, यानी कि 3 राजाओं के बारे में जो कि 3 अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे। पहला चोलाज फैमिली से, फिर चेराज फैमिली से और पांड्याज फैमिली के। इन तीनों फैमिली के राजाओं को हमने कह दिया मूवेंडर। अगला हमारा है सतवाहनाज। अब ये सतवाहनाज क्या है, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं कि आखिर ये सतवाहनाज क्या है। देखो लिखा हुआ पहला, अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी नॉन एज द सतवाहना। हमारे सामने एक और डायनेस्टी आते हैं, डायनेस्टी का नाम होता है, डायनेस्टी का नाम है सतवाहना डायनेस्टी। क्या नाम है? सतवाहना डायनेस्टी। कहने का मतलब है कि इनका भी बहुत दूर तक कब्जा एक टाइम पे रहा था, यानी कि इन्होंने भी कई सारे बड़े इलाके को अपने कंट्रोल में किया था एक टाइम पे। सतवाहनाज बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। ये सतवाहना कहाँ पे फेमस था? वेस्ट इंडिया में। वेस्ट इंडिया का मतलब हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, इधर, है ना। इधर वाले इलाके में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, इस प्रकार के इलाके में सतवाहनाज लोग बड़ा ही पावरफुल हुआ करते थे। मूवेंडर लोग किधर पावरफुल थे बताओ पहले? साउथ इंडिया में। और सतवाहना किधर पावरफुल है? वेस्ट इंडिया में। किधर? वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया का मतलब हो गया राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब, ठीक ना। आगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनाज वाज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। ध्यान रखना इस बात को। सतवाहना डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था उनका क्या नाम था? गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, ये इनका नाम था। हिज मदर इज गौतमी बालाश्री। इनकी जो माँ थी, माँ का नाम था इनका गौतमी बालाश्री। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। मतलब कि वेस्ट इंडिया में किस डायनेस्टी का कंट्रोल था, यानी कि किस फैमिली का कंट्रोल था, ये बताओ पहले? सतवाहनाज का था। और सतवाहना में भी जो राजा था उसका क्या नाम था, जो सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट राजा था सतवाहना डायनेस्टी का? सतवाहना डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट राजा था उसका नाम था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। और इनकी माँ का क्या नाम था? इनकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री। ओके, आगे। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी and other rulers of Satvahana were known as lords of the दक्षिण पथ। मतलब गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी ये किस कहाँ के राजा थे? सतवाहना डायनेस्टी के राजा थे। इनके अलावा भी जो सतवाहना डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, इन सभी को कहा जाता था लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। दक्षिण पथ का मतलब हो गया एक तरीके से कि ये सारे के सारे लोग, लॉर्ड का मतलब एक तरीके से भगवान होता है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ये लोग अपने इलाके के बहुत ही महान व्यक्ति हैं। कहा जाता है यहाँ पे इनको लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। ठीक है, आगे बेसिकली आप ये समझ लो, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि सतवाहना डायनेस्टी के अंदर जो हमारा राजा है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी या फिर इनके अलावा भी जो राजा रहे होंगे, इन सभी को कहा जाता था लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ, उपाधि के तौर पे। आगे, लिटरली दक्षिण पथ मीन्स द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वाज आल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर द एंटायर साउदर्न रीजन। बेसिकली इनको लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ क्यों कहा जाता था? क्योंकि यदि किसी को भी साउथ इंडिया जाना है, साउथ को हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षिण, क्या कहते हैं? दक्षिण। यानी कि किसी को भी यदि साउथ इंडिया जाना होता था उस समय पे तो इनके एरिया से ही होके गुजरना पड़ता था। इसीलिए कहा गया लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ कि भैया किसी को भी यदि दक्षिण में जाना है, यानी कि किसी को भी साउथ इंडिया में जाना है तो इनके इलाके से होके ही गुजर के जाना पड़ेगा। समझ रही बात? तो दक्षिण पथ का मतलब हो गया वो रास्ता जिसके थ्रू आप कहाँ जा सकते हो? साउथ इंडिया जा सकते हो। साउथ इंडिया जाओगे तो सतवाहना डायनेस्टी से होके है आपको गुजर के जाना पड़ेगा। इसीलिए इनको कहा गया है लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ,
मतलब कि यदि आपको दक्षिण जाना है, मतलब साउथ इंडिया जाना है, तो इनके इलाके से होके जाना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं था। He sent his army to the eastern, western and southern coast. ये सतवाहना डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी था, इतना पावरफुल डायनेस्टी था कि इन्होंने अपने आर्मी को कई सारे दिशाओं में भेजे हैं उसको अपने कब्जे में करने के लिए। जैसे ईस्टर्न पार्ट में भी भेजा है, ईस्ट वाले पार्ट में, वेस्ट में तो ये खुद रहते थे, तो वेस्ट के इलाके को भी इन्होंने अपने कब्जे में किया था, और सबसे बड़ी बात साउदर्न कोस्ट यानी कि साउथ इंडिया जो है वहां पे भी इन्होंने अपने आर्मी को भेजा था कि जाओ उसको भी अपने कब्जे में कर लो, यानी कि लड़ाई लड़ो दूसरे राजाओं से और उसको भी अपने कब्जे में कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि सतवाहना डायनेस्टी भी कमजोर डायनेस्टी बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही पावरफुल था। ये भले ही रूल करता था इंडिया के वेस्ट पार्ट में, लेकिन इनका कब्जा ईस्ट में और साउथ में भी था, ठीक ना। नॉर्थ में उतना नहीं था, लेकिन ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में इनका कब्जा हमेशा देखने को मिला है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट सतवाहना के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। इसमें हम लोग बात करेंगे सिल्क रूट के बारे में। बेसिकली ये एक रास्ता है जिस रास्ते से ज़्यादातर ट्रेड होता था, किस चीज़ का, सिल्क का, है ना। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सिल्क रूट के पीछे का क्या कहानी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सिल्क रूट के बारे में ही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द रूट फ्रॉम चाइना थ्रू विच सिल्क वॉज सेंट टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉन एज सिल्क रूट। देखिए एक बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे जिस टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस समय पर चाइना से अलग अलग रास्ते निकले हुए थे अलग अलग कंट्री जाने के लिए, और उस रास्ते का ज्यादातर इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था, चाइना से सिल्क को दूसरे कंट्री में पहुंचाने के लिए। इसीलिए उन प्रकार के रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रूट। अब सवाल है कि सर क्या ये सिल्क रूट एक रास्ता है या कई सारे रास्ते हैं? कई सारे रास्ते हैं। तो बेसिकली आपको एक लाइन में यदि समझाना हो तो आप ये समझना कि चाइना से अलग अलग कंट्री में जाने के लिए कई सारे रास्ते बने हुए थे, यानी कि चाइना से अलग अलग कंट्री में जाने के लिए कई सारे रास्ते बने हुए थे, और उस रास्ते से अलग अलग प्रकार के चीज़ों को चाइना से दूसरे कंट्री में पहुंचाया जाता था। लेकिन ज़्यादातर उस रास्ते का इस्तेमाल किस चीज़ को चाइना से दूसरे कंट्री में पहुंचाने के लिए किया जाता था, सिल्क को। इसीलिए उस रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रूट। तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताइए सिल्क रूट क्या है, तो सिंपल सा बताना है कि चाइना से अलग अलग कंट्री में जाने के लिए कई सारे रास्ते बने हुए थे, उस रास्ते से कई सारे चीज़ों का लेन देन होता था, लेकिन ज़्यादातर उस रास्ते का इस्तेमाल किस चीज़ के लेन देन के लिए किया जाता था, सिल्क के लिए। इसीलिए उस रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रूट, ठीक ना। और ये कई सारे रास्ते हैं, ठीक है। आगे, टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। देखो पहली बार यानी कि सिल्क किस तरीके से बनाया जाता है, सिल्क का कपड़ा भी बनता है, सबको पता है आप लोगों को सिल्क का शर्ट पैंट वगैरह भी बनता है। तो सिल्क का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सिल्क कैसे बनता है, सिल्क का कपड़ा कैसे बनाना होता है, ये इसका टेक्निक सबसे पहली बार कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, चाइना में हुआ। कब? आज से 7000 साल पहले, यानी कि आज से 7000 साल पहले चाइना में ही शुरुआत हुआ था सिल्क का, कि सिल्क किस तरीके से बनता है, सिल्क का इस्तेमाल कैसे करना है, सिल्क के कपड़े कैसे बनाने हैं, इन सभी चीज़ों का। सिल्क मेकिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, यानी कि सिल्क को बनाने का जो प्रोसेस है इतना भी सिंपल नहीं है, बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoons ऑफ सिल्क वॉर्म, स्पून इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। बेसिकली ये जो सिल्क है ये कहाँ से निकलता है वो समझो। हमारे पास में एक छोटा सा कीड़ा होता है, उस कीड़े का नाम क्या है, सिल्क वॉर्म। क्या नाम है? सिल्क वॉर्म। यानी कि एक कीड़ा होता है, उस कीड़े का नाम है सिल्क वॉर्म। वो कीड़ा क्या करता है, अपने बॉडी के चारों तरफ एक घेरा बना लेता है, उसी घेरे को हम लोग कहते हैं कुक्कुन, उसी कुक्कुन से बनता है सिल्क, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एक छोटा सा कीड़ा होता है, कीड़ा का नाम है सिल्क वॉर्म।
ये सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ एक घेरा बना लेता है, एक बाउंड्री बना लेता है व्हाइट कलर का, वो कुकुन कहलाता है। और उसी कुकुन से बनता है सिल्क। ओके, फिर उस सिल्क से बनता है हमारा, सिल्क को स्पून किया जाता है। स्पून का मतलब उसको लपेट के उसका धागा बनाया जाता है, और धागा बनाने के बाद फिर उसका कपड़े को बुनने में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब कि पहले सिल्क वॉर्म क्या बनाएगा, अपने बॉडी के चारों तरफ कुकुन बनाएगा, उस कुकुन से क्या बनेगा, हमारा सिल्क बनेगा। फिर उस सिल्क को लपेटा जाएगा अच्छी तरीके से, धागा बन जाएगा। फिर उस धागे का इस्तेमाल किया जाएगा कपड़े को बनाने में, यानी कि कपड़े को बुनने में। आगे, समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स ऑफ ईरान एंड वेस्ट एशिया, एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड। अब देखो सिल्क का शुरुआत कहाँ पे हुआ, चाइना में, लेकिन आज लगभग पूरा दुनिया जो है सिल्क के बारे में जानता है, सिल्क कैसे बनता है उसके बारे में भी जानता है, और पूरा दुनिया आज सिल्क का कपड़ा भी पहनता है, क्योंकि सिल्क बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है उसको पहनने में। तो ये जो आइडिया है सिल्क का, ये चाइना से निकल के बाकी अलग अलग कंट्री में कैसे पहुंचा, बाकी दूसरे कंट्री के लोग सिल्क के बारे में कैसे जाने, इसके पीछे कारण है। देखो होता क्या था, चाइना के जो राजा होते थे उस टाइम पे, चाइना के राजा ईरान और जो वेस्ट एशिया में है, वेस्ट एशिया का मतलब हो गया एक तरीके से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब, ठीक ना, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, है ना, इन सभी जगहों के राजाओं को चाइना का राजा गिफ्ट करता था सिल्क के बने हुए कपड़े। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि चाइना का जो राजा है वो सिल्क का कपड़ा बना के गिफ्ट करता था, किसको, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, है ना, इस प्रकार के जगह पे जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं को चाइना का राजा सिल्क का कपड़ा या फिर सिल्क के बने हुए चीजें गिफ्ट करता था। और वहां के राजा को ये गिफ्ट बड़ा पसंद आता था कि भाई आखिर इतना अच्छा जो कपड़ा गिफ्ट किया गया है चाइना के राजा के द्वारा, ये बनता कैसे है। फिर उन्होंने भी खोजबीन कर दिया, उन्होंने भी रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आखिर सिल्क का कपड़ा ये लोग इतना अच्छी तरीके से बना कैसे ले रहा है। तो सिल्क का जो आइडिया है वो चाइना से कहाँ पहुंच गया, धीरे धीरे ईरान, इराक, अफगानिस्तान उधर पहुंच गया। तो वहां इस तरीके से करते 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 पूरी दुनिया में सिल्क का आइडिया जो है वो फैल गया। और सिल्क का कपड़ा इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट होता है कि कोई भी इसको एक बार पहन लेता है तो उसको बार बार उसको पहनने का मन करता है। ठीक है, आगे, अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग आज से 2000 साल पहले, वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंगस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। यानी कि आज से 2000 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। आज से 2000 साल पहले सिल्क का कपड़ा पहनना, सिल्क का कपड़ा पहनना बड़े बड़े राजा के लिए, बड़े बड़े अमीर आदमी के लिए एक फैशन बन गया था। क्या बन गया था, फैशन। जैसे आज के टाइम पे क्या है, कोई भी अच्छा कपड़ा लॉन्च होता है मार्केट में किसी भी प्रकार के डिजाइन का, तो हम लोग उसको पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो फैशन का चीज है। उसी प्रकार से उस टाइम पे आज से 2000 साल पहले राजा लोग, जो अमीर लोग होते थे, वो अपने फैशन के लिए सिल्क का कपड़ा बना के पहनते थे। सिल्क का कपड़ा सोचो क्यों, क्योंकि वो अच्छा दिखता था, बहुत सॉफ्ट होता था। आगे, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और सिल्क का कपड़ा जो है बड़ा महंगा बिकता था। क्यों बिकता था महंगा, उसके पीछे रीजन है, बिकॉज इट वॉज ब्राउड अलॉन्ग डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। ऑब्वियस ये बात है भाई, चाइना में सिल्क का कपड़ा बन रहा है, वो सिल्क का कपड़ा अलग अलग कंट्री में पहुंचेगा, अलग अलग रास्ते से होके जाएगा, वो पहाड़ों से, नदियों से, समुद्र से, जंगल से होके उस कपड़े को अलग अलग कंट्री में पहुंचाया जाएगा। तो जरा आप इमेजिन करो, इतने खतरनाक जगह से पार होके सिल्क का कपड़ा चाइना से दूसरे कंट्री में पहुंचाया जा रहा है, तो बताइए क्या कपड़े का दाम सस्ता रखा जाएगा या महंगा रखा जाएगा, महंगा रखा जाएगा। इसीलिए कपड़ा जो था सिल्क का वो काफी महंगा बिकता था। ऑल्सो पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स। और कई बार क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक आदमी है जो कि चाइना से कपड़े को लिया और वो बेचना चाहता है ईरान में, वो रास्ते में गया और रास्ते में उसको कोई आदमी मिल गया, वो भी पकड़ के उससे पैसा वगैरह मांगने लगता था कि तुमको यदि आगे बढ़ना है तो पहले हमको कुछ पैसा दो फिर आगे बढ़ो। तो पहली बात तो जो रास्ते में लोग उसको लूटने वाले मिल गए, उनको पैसा देना पड़ा। इतने खतरनाक खतरनाक रास्ते से हो गए, गुजर रहे हैं, तो उनको मेहनत पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत लग रहा है,
तो ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री में वो कपड़े को बेचेंगे, बताओ सस्ते में बेचेंगे या महंगे में बेचेंगे? महंगे में बेचेंगे। इसीलिए कपड़ा जो था सिल्क का वो कितना, इसीलिए इतना ज्यादा महंगा हो जाता था। आगे, सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द सिल्क रूट बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स। अब देखो, जिस भी रास्ते से, यानी कि जो सिल्क रूट था जिससे सिल्क अलग अलग कंट्री में पहुंचता था, हर प्रकार के राजा चाहता था कि उस रास्ते पे हमारा कब्जा हो जाए। हर राजा चाहता था कि सिल्क रूट पे किसका कब्जा हो जाए? हमारा कब्जा हो जाए। हर राजा चाहता था। क्यों? क्योंकि उनको पता था रास्ते से ज्यादातर इस्तेमाल किस चीज का होता है, लेन देन सिल्क का। तो यदि हम उन सभी लोगों को पकड़ के बोलेंगे कि भाई तुमको यदि आगे बढ़ना है अपने कपड़े को लेके तो पहले हमको टैक्स दो, तो बहुत कमाई हो जाएगा राजा का। तो हर प्रकार के राजा उस समय पे सिल्क रूट पे अपना कब्जा जमाना चाहता था, ताकि कोई भी आदमी अपने कपड़े को या फिर किसी भी सामानों को लेके इस रास्ते से गुजरे तो हम उसको पकड़ेंगे, पहले उससे टैक्स लेंगे, फिर आगे बढ़ने देंगे। इसीलिए हर राजा उस समय पे चाहता था कि सिल्क रोड पे हमारा कब्जा हो जाए। ठीक है, टैक्स मिलेगा, ट्रिब्यूट, गिफ्ट मिलेगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि यदि सिल्क रोड पे कब्जा हो जाएगा तो जो भी आदमी यहाँ से गुजरेगा हम उससे गिफ्ट ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। किस नाम पे? कि आगे बढ़ना है तो पहले हमको टैक्स दो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आगे, इन रिटर्न दे प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स फ्रॉम अटैक बाय रॉबर्स। और बदले में वो राजा क्या करेगा? राजा उनसे टैक्स लेगा, गिफ्ट भी लेगा, लेकिन बदले में राजा बोलता था कि तुमको हम चोरों से, डकैतों से क्या करेंगे? बचाएंगे। तो लोग खुशी खुशी राजा को गिफ्ट, टैक्स वगैरह दे देते थे, क्योंकि उसको पता था कि राजा को टैक्स वगैरह देंगे, गिफ्ट वगैरह देंगे तो राजा हमको चोर से, डकैत से, इन सब से बचा लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा कहानी चलता था। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे कुशानाज के बारे में। कुशानाज क्या है देखा जाए। कुशानाज कंट्रोल्ड द सिल्क रूट। अब ये जो कुशानाज है ये बेसिकली एक फैमिली है जिसमें राजा भी है। तो ये बेसिकली आप समझ लो, कुशानाज बेसिकली एक फैमिली है जिसके अंदर राजा भी है। तो इनका कंट्रोल सिल्क रूट पे हुआ करता था। सारे सिल्क रूट पे नहीं, कुछ कुछ सिल्क रूट पे कुशानाज राजाओं का कंट्रोल हुआ करता था। तो अब जरा इमेजिन कर लो आप कि सिल्क रूट पे कुशाना के राजा का, कुशानाज बेसिकली एक फैमिली है, समझ में आ रही है बात? उसी का कंट्रोल है कहाँ पे? सिल्क रूट पे। तो अब जरा सोचो, कुशाना का कंट्रोल है किस पे? सिल्क रूट पे। बस क्या उनको कभी टैक्स वगैरह का कभी कोई कमी हुआ होगा? कभी भी नहीं। आगे, कुशानाज रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले जो कुशाना है वो सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उनका कंट्रोल हुआ करता था। सेंट्रल एशिया का मतलब हो गया एशिया के बीच वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जो आप आज देखते हो ना पाकिस्तान, ऊपर आप देखते हो अफगानिस्तान, ये सब आप पार्ट ले सकते हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा और यदि आप देखो तो अफगानिस्तान, ये सब हो गया। और इंडिया के वेस्ट पार्ट पे भी, इंडिया के वेस्ट का पार्ट का मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब हो गया आपका पाकिस्तान हो गया। पहले इंडिया पाकिस्तान में ही था, सॉरी मतलब पाकिस्तान इंडिया में था, ठीक ना, ध्यान रखना। तो उधर पाकिस्तान हो गया, फिर से पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सभी में भी कुशाना लोगों का कंट्रोल हुआ करता था। और वहां पे भी सिल्क रूट थे, यानी कि उस रास्ते से भी चाइना के लोग हमारे इंडिया में कपड़े बेचने के लिए आते थे। तो इन प्रकार के सिल्क रूट पे कुशाना लोगों का कब्जा हुआ करता था आज से 2000 साल पहले। पेशावर एंड मथुरा वे टू मेजर सेंटर्स ऑफ हिज पावर। कुशाना लोगों का दो जगह बड़ा ही फेमस था, बड़ा ही पावरफुल था, वहीं से वो पूरे अपने सिल्क रूट पे कंट्रोल रखते थे। पहला पेशावर, ये पेशावर आज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ये पेशावर आज पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन मथुरा तो हमारे इंडिया में ही है। कहाँ पे? मथुरा, यूपी में, ठीक ना। तो पेशावर हो गया, मथुरा हो गया, पेशावर, मथुरा, ये सारे जगह जो हैं, ये दो जगह मेन कुशाना का सेंटर हुआ करता था। यहीं से ये पूरे सिल्क रूट पे नजर रखते थे और टैक्स वगैरह वसूलते थे। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। इनके साम्राज्य में, यानी कि जहां तक इनका कंट्रोल था उसमें तक्षशिला भी हमारा आता था। ठीक है, ड्यूरिंग देयर रूल, जब ये लोग रूल करते थे, कुशानाज जब रूल करते थे, अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द इंडस रिवर, फ्रॉम वेयर
सिल्क वॉज शिप्ड टू द रोमन एम्पायर। बेसिकली जब ये लोग रूल कर रहे थे उस टाइम पे सिल्क रूट जो है वो सेंट्रल एशिया से लेके इंडस नदी तक फैला हुआ था। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इंडिया में भी सिल्क रूट आता था। इसका मतलब हो गया कि चाइना से लोग निकल के इंडिया में भी अपने सामानों को बेचने आते थे। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड टू द रोमन एम्पायर, और इंडिया में भी सिल्क को जहाजों पे लोड किया जाता था और उसको जाके रोमन एम्पायर में यानी कि इंडिया के बाहर जाके बेच दिया जाता था। ठीक है, आगे द कुशानाज वॉज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हु इशू गोल्ड कॉइन्स। देखो हमारे इंडिया का पहला ऐसा राजा कुशानाज जिन्होंने क्या लॉन्च किया, गोल्ड कॉइन, यानी कि सोने के सिक्के के तौर पे सामानों को खरीदा और बेचा जाएगा। सोने का सिक्का का इस्तेमाल किया जाएगा सामानों को खरीदने और बेचने के लिए। तो कुशाना वो पहला राजा है, पहला फैमिली है जिन्होंने सिल्क रूट पे कंट्रोल भी किया और गोल्ड कॉइन को लॉन्च भी किया, यानी कि अब सोने के सिक्के से सारा काम लेन देन चलेगा। दीज गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग दिस सिल्क रूट, और इस प्रकार के सोने के सिक्के का इस्तेमाल कहाँ किया जाने लगा, सिल्क रूट में सामानों को खरीदने और बेचने के लिए। बेसिकली सिल्क रूट से जो सामान आता या फिर जाता था उसको खरीदने और बेचने के लिए सिक्के का इस्तेमाल किया जाने लगा। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आए चीज? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बेसिकली ये हमारा एक रिलीजन है, एक धर्म है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार के धर्म देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से बुद्धिज्म भी हमारा क्या है कि धर्म है, यानी कि रिलीजन है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये बुद्धिज्म रिलीजन यानी कि बौद्ध धर्म किस तरीके से फैला, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा एक बात और, बौद्ध धर्म में किसका पूजा होता है? बुद्धा का पूजा होता है, बुद्ध जी का पूजा होता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म किस तरीके से फैला। तो आइए बात करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक का। सबसे फर्स्ट पॉइंट है द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्ध चरित्र। द बुद्ध चरिता was written by a poet whose name was अश्वघोष। ध्यान रखना है, बुद्धा के बारे में किसने लिखा है? बुद्धा के बारे में लिखा है एक पोएट ने, एक कवि ने। उस कवि का नाम है अश्वघोष, और उस किताब का जो नाम है, उस किताब का नाम क्या है? द बुद्ध चरिता। क्या है? बुद्धा चरिता। तो बेसिकली कहने का मतलब इसमें यह है कि बुद्धा के बारे में यानी कि बुद्ध जी के बारे में एक पोएट ने एक किताब लिखा है, यानी कि एक आदमी है जिन्होंने एक किताब लिखा, उस आदमी का नाम है अश्वघोष। ठीक है, और जो किताब लिखा है उस किताब का क्या नाम रखा है? बुद्धा चरिता। यानी कि इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो बुद्ध जी के बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि वो कैसे थे, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ है ना, किस प्रकार से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, हर कुछ उनके बारे में पता चलता है। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। उस समय पे ये जो अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्धा के बारे में लिखा किताब, अश्वघोष हो गए या फिर और भी अलग अलग प्रकार के बुद्धिस्ट स्कॉलर हो गए जो कि बेसिकली बौद्ध धर्म में थे, पढ़े लिखे ज्ञानी लोग, उनको संस्कृत अच्छा खासा आता था। ठीक ना, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो बहुत ही पढ़े लिखे ज्ञानी लोग होते थे उनको, और सबसे बड़ी बात बुद्धा के बारे में जिस व्यक्ति ने लिखा यानी कि अश्वघोष, इन सब को संस्कृत लैंग्वेज का अच्छा खासा नॉलेज हुआ करता था, यानी कि संस्कृत के बारे में ये ठीक ठाक जानते थे। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया एंड जापान। तो बेसिकली यहाँ पे बोधिसत्व का बेसिकली आप ये मतलब समझो बुद्ध जी का पूजा एक तरीके से। ठीक है, तो बुद्ध जी का जो पूजा है एक तरीके से पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैलने लग गया, यानी कि बुद्ध भगवान का, बुद्ध जी का जो पूजा है लोग उनको पसंद करने लगे, उनके विचारों को पसंद करने लग गए, और इस तरीके से बुद्ध जी का जो पॉपुलैरिटी है, जो पूजा है, एक तरीके से लोग उसको दुनिया भर में करने लग गए। जैसे सेंट्रल एशिया यानी कि एशिया का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे चाइना, कोरिया, जापान, इन अलग अलग प्रकार के कंट्री में
बुद्ध जी का जो आइडिया है वो पहुंचने लगा और वहाँ पे बुद्ध जी का पूजा भी होने लगा। इसीलिए आप आज देखोगे चाइना, कोरिया, जापान, इन सारे जगहों पे बुद्ध जी का पूजा किया जाता है। आगे, बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। यहाँ पे हम लोग बात करें अपने इंडिया का, तो इंडिया में भी जो बुद्धिज्म है, इंडिया में भी बुद्धिज्म बहुत जोर शोर से फैला है, यानी कि इंडिया में भी बुद्ध जी का पूजा होता है बहुत जोर शोर से। तो इंडिया के वेस्ट पार्ट में, इंडिया के साउथ पार्ट में, फिर से बात करें और अलग तो श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी जगह पर बुद्ध जी का पूजा किया जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो बौद्ध धर्म था, यानी कि जो बुद्ध जी का पूजा था, वो पूरी दुनिया में फैलता चला गया और उनके पूजे होते चले गए। कंट्री के तौर पे बात करें हम लोग तो बहुत सारे कंट्री हो गए, चाइना, कोरिया, जापान, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन प्रकार के कंट्री में बुद्ध जी का पूजा होने लगा। और बुद्ध जी का पूजा होने लगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पे बौद्ध रिलीजन पहुंच चुका था। ठीक है, आगे, इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया डजन्स ऑफ केव्स वेयर होलोड फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। अब देखो, बौद्ध धर्म का जो लोग प्रचार करते हैं, बौद्ध धर्म के अंदर जो बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, जिनको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत पता होता है, उनको मॉन्क कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो भिक्षु कहा जाता है उनको। तो उनके रहने के लिए इंडिया के वेस्ट में और इंडिया के साउथ में बड़े बड़े लेवल पे, मतलब दर्जनों केव्स बनाए गए, गुफाएं बनाए गए, गुफा में होल बनाए गए ताकि वो लोग वहां पे आके रुक सके, ठहर सके। बेसिकली होता क्या था ना, बौद्ध रिलीजन को, यानी कि बौद्ध धर्म को फैलाने वाले जो लोग थे वो पूरी दुनिया में घूमते रहते थे, यानी कि इधर उधर घूमते घूमते घूम फिर के वो लोग अपना प्रचार बौद्ध धर्म का करते रहते थे। तो इंडिया के वेस्ट में और इंडिया के साउथ में कई सारे गुफाएं बनाए गए हैं, यानी कि पहाड़ है, माउंटेन है, उसमें गुफा बनाए गए हैं ताकि ये बौद्ध धर्म के जो मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट, मतलब जो भिक्षु हैं जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह करते हैं घूम घूम के, उनके रहने के लिए जगह मिल जाए। यानी कि जो भिक्षु थे जो बौद्ध धर्म का घूम फिर के प्रचार वगैरह करते थे, उनके रहने के लिए ही गुफाओं में केव्स बनाए जाते थे। ठीक है, आगे अगला, सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस। कई सारे जो गुफा है इनके रहने के लिए बनाए जाते थे राजा या फिर रानी के कहने पे। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि राजा और या रानी, किसी भी जगह का राजा हो, किसी भी जगह का रानी हो, वो लोग भी गुफा बनवाते थे। किनके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले लोगों के लिए, यानी कि मॉन्क्स के लिए, भिक्षु के लिए, कि भैया ये लोग जब आगे बढ़ेंगे, प्रचार वगैरह करेंगे बौद्ध धर्म का, तो ये लोग रात हो जाएगा तो फिर रहेंगे कहाँ पे ये लोग, तो इनके लिए क्या कर दो, गुफा वगैरह बना दो। ठीक है, तो राजा रानी ये सब लोग भी इन सब के लिए गुफाएं बनवाया करते थे। समझ रही है बात? आगे, अदर्स बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स, और कुछ जो अमीर लोग होते थे जैसे मर्चेंट, और कुछ गरीब लोग भी, यानी किसान तो गरीब ही होता है एक तरीके से, तो ये लोग भी उनके लिए गुफा वगैरह बनाते रहते थे। कहने का मतलब सिंपल सा हो गया कि बौद्ध धर्म के जो बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, जिसको कहा जाता है मॉन्क, भिक्षु हिंदी में कहते हैं, वो घूम फिर के पूरी दुनिया में घूम फिर के बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह करते थे। तो उनके रहने के लिए अलग अलग जगहों पे गुफा बनाया जाता था कि यदि प्रचार करते करते रास्ते में जाते जाते थक गए, परेशान हो गए, तो ये यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो उस प्रकार के गुफा को आम आदमी भी बनाते थे, बना देते थे, मर्चेंट भी बनवाते थे, और राजा रानी के कहने पे भी उसको बनवाया जाता था ताकि वो लोग वहाँ पे रुक सके। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज नॉन एज थेरावदा बुद्धिज्म। थेरावदा बुद्धिज्म ये बेसिकली बुद्धिज्म का एक तरीके से ओल्ड फॉर्म है, पुराना जो फॉर्म है वो है ये थेरावदा बुद्धिज्म, लेकिन जो आज हम लोग जानते हैं वो नॉर्मली बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसी के अंदर हम लोग को पढ़ना है कनिष्का के बारे में। ये कनिष्का कौन है, आइए जानते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए कनिष्का के बारे में यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्का। कुशाना बेसिकली एक तरीके से फिर से वही हो गया हमारा एक फैमिली, मान लो आप, उस फैमिली के सबसे पॉपुलर राजा, उनका नाम था कनिष्क। क्या नाम था?
कनिष्क। ही रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो। ये बेसिकली कब रूल करते थे, इनका शासन कब हुआ करता था, आज से 1900 साल लगभग पहले हुआ करता था, ठीक ना। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मीट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स। इन्होंने क्या किया था, कनिष्का ने क्या किया था, आज से 1900 साल पहले ये लोग रूल करते थे, उस टाइम पे इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया था। बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब हो गया एक ऐसा ग्रुप बनाया था लोगों का, उस ग्रुप में केवल बौद्ध धर्म के ही लोग रहते थे और वो लोग आपस में मिलते थे, बात करते थे, चीज़ों को हल करते थे कि आखिर किस किस प्रकार के मुद्दों पे काम करना है, क्या काम करना है आगे की लोगों का भलाई हो सके, इस प्रकार की चीज़ें ये लोग टाइम टाइम पर करते रहते थे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है कि कुशाना बेसिकली कनिष्का जो था वो कुशाना का रूलर हुआ करता था, राजा हुआ करता था, ठीक ना। और वो लगभग आज से 1900 साल पहले हुआ करते थे। इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया था, उस ग्रुप में, उस काउंसिल में सारे बुद्धिस्ट लोग ही थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग आपस में मिलते रहते थे, बातचीत करते रहते थे कि आगे किस तरीके से काम करना है, अलग अलग प्रकार के मैटर्स को लेकर वो लोग डिस्कस करते रहते थे, ठीक है। अगला हमारा है अबाउट महायाना बुद्धिज्म। अब देखो ये देखो बुद्धिज्म का ना कुछ फॉर्म भी है, यानी कि बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके फॉर्म है, उसका टाइप है, उसी में से हमारा एक टाइप है महायाना बुद्धिज्म। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो बुद्धिज्म, जैसे बुद्धिज्म हमारा एक रिलीजन हो गया, एक धर्म हो गया, उसी तरीके से बुद्धिज्म का ना अलग अलग फॉर्म है, टाइप है, उसी में से हमारा एक टाइप है महायाना बुद्धिज्म। तो इसमें क्या है देखिए, पहला लिखा हुआ है इसमें, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ये क्या है, एक नया फॉर्म है बुद्धिज्म का। जैसे बुद्धिज्म को यानी कि बौद्ध धर्म को हम लोग बेसिकली बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, बुद्धिज्म में भी नए नए प्रकार के चीज़ें आते चले गए, नए नए फॉर्म बनते चले गए, उसी में से हमारा एक नए फॉर्म का नाम है महायाना बुद्धिज्म। तो महायाना बुद्धिज्म बेसिकली है कुछ नहीं, बुद्धिज्म का ही एक अलग फॉर्म है, नया वाला फॉर्म है, ठीक है। तो इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स। अब ये जो महायाना बुद्धिज्म है, जो कि बुद्धिज्म का नया वाला फॉर्म है, इसके 2 फीचर हैं, इसमें 2 खासियत है। क्या खासियत है, क्या फीचर है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला, अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस बट नाउ statues of the Buddha were made. Many of these were made in Mathura and Takshila. For example, earlier Buddha's attainment of enlightenment was shown by sculptures of the people tree. अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या बोला गया है। ये जो महायाना बुद्धिज्म है, ये बौद्ध धर्म का यानी कि बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म है, एक नया टाइप है। इसके अंदर क्या होता है देखो, पहला लिखा हुआ है अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। देखो पहले के टाइम पे ना बुद्धा का जो पूजा होता था, बुद्धा का मूर्ति बना के पूजा नहीं होता था, बुद्धा जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उन चीज़ों का पिक्चर बनाया जाता था, दीवारों में पिक्चर मूर्ति वगैरह बनाया जाता था और उनका पूजा किया जाता था। बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पहले के टाइम पे बुद्धा का मूर्ति बना के लोग पूजा नहीं करते थे, बुद्धा जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उनका पिक्चर बना के लोग उनका पूजा करते थे। उन जैसे मान लीजिए सपोज करिए बुद्धा यदि इस्तेमाल करते होंगे एक छड़ी, स्टिक, तो लोग स्टिक बना के उनका पूजा करते थे। मान लीजिए कि बुद्धा इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए एक चटाई, मैट, लोग उसका मूर्ति बना के पूजा करते थे। जैसे मान लीजिए बुद्धा इस्तेमाल करते हैं एक चप्पल, स्लीपर, जिसको हम लोग कहते हैं खड़ाऊ, है ना, मतलब पहले के टाइम पे लकड़ी का बना होता था चप्पल, यदि बुद्धा उसका इस्तेमाल करते हैं तो लोग उसका पिक्चर बनाते थे दीवारों में छेनी हथौड़े से ठोक ठोक के और उसका पूजा करते थे। तो बेसिकली पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग बुद्धा का मूर्ति बना के पूजा नहीं करते थे, बल्कि बुद्धा जिस प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उनका पिक्चर बनाते थे और वो लोग मान लेते थे कि इस पिक्चर में ही बुद्धा समाये हुए हैं, इसी का पूजा करो तो हो गया बुद्धा का पूजा। लेकिन बाद में क्या हुआ, समय के साथ लोगों ने बुद्धा का पिक्चर बनाना स्टार्ट किया, मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। अब बुद्धा का जो पूजा होने लगा मूर्ति से होने लगा, उनके ही खास मूर्ति से। तो पहले क्या था, क्या पहले बुद्धा के मूर्ति का पूजा होता था?
नहीं, बुद्धा जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उन उन चीज़ों का मूर्ति बना के उनका पूजा किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बुद्धा का पिक्चर बना के, बुद्धा का मूर्ति बना के लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया। वही लिखा हुआ है कि बट नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वेयर मेड। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने बुद्धा के मूर्ति को बनाया और फिर उसका पूजा करना स्टार्ट किया। मैनी ऑफ दीज वेयर मेड इन मथुरा एंड तक्षशिला। ज़्यादातर जो उनके उस समय पे मूर्ति बनाए जाते थे और जिनका मूर्ति के थ्रू पूजा होता था उस समय पे, ज़्यादातर कहाँ पे, मथुरा में और तक्षशिला में। यानी कि मथुरा और तक्षशिला में वहाँ पे बुद्धा का मूर्ति बना के लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया। जो कि पहले लोग पूजा मूर्ति बना के नहीं करते थे, बल्कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग चीज़ों का बनाते थे मूर्ति, फोटो वगैरह, उनका पूजा करते थे, ठीक ना। लेकिन मथुरा में, तक्षशिला में उनके मूर्ति का पूजा होना स्टार्ट हो गया पहली बार। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर बुद्धाज अटेनमेंट वॉज इनलाइटमेंट वॉज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। जैसे बुद्धा ने जब ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी कि बुद्धा को जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, एक पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। तो लोग उससे को कैसे शो करने लग गए, लोग क्या करते थे, बस एक पीपल का ट्री बना लेते थे मूर्ति उसका, यानी कि एक पीपल का मूर्ति बना लिया और लोग उसी का पूजा करते थे। लोग ऐसा मान लेते थे कि पीपल का पेड़ है, उसका पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने बुद्धा का भी पूजा कर लिया। तो पहले उनके मूर्ति का पूजा नहीं होता था, पहले उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता था चीज़ें, या फिर जो बुद्धा से जुड़ा हुआ चीज़ था उनका लोग मूर्ति बना के पूजा करते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, अब बुद्धा का भी फोटो बना के, मूर्ति बना के लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया। और ये केवल किस में देखने को मिलता है, किस प्रकार के बुद्धिज्म में, महायाना बुद्धिज्म में। तो ये बुद्धिज्म का क्या है, एक नया फॉर्म है, जहाँ पे पहले बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म है महायाना बुद्धिज्म, जिसमें पहले बुद्धा का पूजा नहीं होता था, बल्कि बुद्धा के द्वारा जो चीज़ इस्तेमाल किए जाते थे उनका पूजा होता था। लेकिन बाद में उनकी मूर्ति का पूजा होने लगा। तो ये सब महायाना बुद्धिज्म में किया जाता था। अगला हमारा फीचर है इसका बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है, देखो, देयर वेयर सपोज्ड टू बी पर्सन्स हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट। वंस दे अटेन्ड एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। बोधिसत्व का मतलब होता है, यानी कि जो लोग महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ज्ञान को प्राप्त किया जाए। किस चीज़ को, ज्ञान को। यानी कि वो लोग ज़्यादा भाग दौड़ के ज़िंदगी को नहीं जीते हैं, पैसों के पीछे वो लोग नहीं भागते हैं। वो लोग दिन भर मेडिटेशन करते रहते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते रहते हैं। और वैसा यदि वो एक बार कर लेते हैं तो वैसा वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास ज्ञान आ गया, सब कुछ आ गया हमारे पास, अब हम लोग आराम से अकेला भी जिंदगी बिता सकते हैं। तो कहने का मतलब है, बोधिसत्व का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी, बौद्ध धर्म को मानने वाला एक ऐसा आदमी जो कि भाग दौड़ के जिंदगी को नहीं चाहता है। यानी कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसके पास कितना पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो वो आदमी फिर करता क्या है, दिन भर चुपचाप बैठ के बुद्धा का ध्यान लगाता रहता है, पूजा करता रहता है, मेडिटेशन करता रहता है और शांति से अपने अपने मन में वो, मतलब अपने मगन में वो खोए रहता है। तो इनको, इस चीज को हम लोग कहते हैं बोधिसत्व। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे लोग बौद्ध रिलीजन में देखने को मिलते हैं, और वो भी बौद्ध रिलीजन में भी किसमें, महायाना बुद्धिज्म में, जो कि बुद्धिज्म का ही एक अलग फॉर्म है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए महायाना बुद्धिज्म का क्या दो फीचर है, तो पहले आपको ये बताना है कि पहले के टाइम पे बुद्धा के द्वारा जो चीज़ें इस्तेमाल किए जाते थे उनका लोग मूर्ति बना के पूजा करते थे, है ना। लेकिन बाद में समय के साथ बुद्धा का ही मूर्ति बना के लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया। ये पहला फीचर हो गया इसका। दूसरा फीचर क्या है कि महायाना बुद्धिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं उनको इस भाग दौड़ की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता है। उनको पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, सोना चांदी, जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं होता है। वो लोग सब कुछ त्याग देते हैं और वो लोग दिन भर ध्यान लगाते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, पूरा अपना जीवन अलग ही जीते हैं, अकेला जीते हैं। तो ये दो फीचर होता है महायाना बुद्धिज्म का। समझ में आया बात। चल, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से आते हैं, किसी दूसरे देश में किस पर्पज से, पूजा पाठ करने के पर्पज से, है ना, अपने गॉड को पूजा करने के लिए इस पर्पज से यदि कोई आता है तो उसको हम लोग कहते हैं पिलग्रिम्स। ठीक है, आते हैं गॉड का पूजा वूजा करने के लिए, लेकिन वो लोग गॉड का पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत घूम फिर भी लेते हैं। तो वही हम लोग इसमें बात करेंगे उस टाइम के बारे में। तो टॉपिक का नाम है हमारा द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, यानी कि जो लोग बाहर से इंडिया में घूमने फिरने के लिए आए थे, पूजा पाठ वगैरह करने के लिए आए थे, उनके बारे में बात करेंगे और उनका क्या क्या सवाल था, क्या क्वेश्चन था, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट किया है सम बेस्ट नोन चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। चाइना से इंडिया में कुछ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे। बुद्धिस्ट पिलग्रिम का मतलब हो गया वैसे व्यक्ति जो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो लोग इंडिया में आए थे। कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे। यानी कि चाइना के अंदर में से, कहने का मतलब चाइना से वैसे लोग इंडिया आए थे जो चाइना में बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे, वो लोग इंडिया आए थे। उसमें से कुछ कुछ व्यक्ति जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला का नाम है फायान, FAXIAN, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं फायान। क्या पढ़ते हैं? फायान। अबाउट 1600 ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग 1600 साल पहले ये व्यक्ति चाइना से इंडिया में आए थे घूमने फिरने के लिए। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग फायान। तो ये चाइना के रहने वाले हैं। देखना यहाँ पे ना नाम ना थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, क्योंकि ये सब चाइनीज नेम है। तो ये चाइना के थे, इंडिया में आए थे आज से लगभग 1600 साल पहले। उसके बाद दूसरा नाम है जुआन जंग। जुआन जंग ये आए थे लगभग आज से 1400 साल पहले। ये भी चाइना के ही रहने वाले थे। ये भी इंडिया आए थे घूमने के लिए, अपने बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह करने के लिए, देखने के लिए कि इंडिया में किस प्रकार से बौद्ध धर्म फैला हुआ है। उसके बाद है आई क्विंग। QING, क्विंग पढ़ते हैं इसको, आई क्विंग। अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर जुआन जंग, यानी कि जुआन जंग आए थे 1400 ईयर्स पहले। उनके 50 साल के बाद, उनके आने के 50 साल के बाद, यानी कि कितना, लगभग आप कह सकते हो कि आज से 1350 ईयर्स पहले, यानी कि 1350 साल पहले वो लगभग इंडिया में आए थे। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। और ये तीनों के तीनों लोग चाइना से इंडिया क्यों आए थे? घूमने के लिए और ये देखने के लिए कि बुद्धा से जुड़ा हुआ चीज इंडिया में क्या क्या है, उनका किस किस प्रकार का यहाँ पे मोनेस्ट्री वगैरह है। मोनेस्ट्री मतलब मठ, जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, भिक्षु लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये तीनों लोग चाइना से इंडिया बेसिकली ये देखने के लिए आए थे, घूमने फिरने के लिए आए थे कि बौद्ध धर्म का यहाँ पे क्या हाल है, बौद्ध धर्म यहाँ पे किस तरीके से मनाया जाता है, फॉलो किया जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर जो मोनेस्ट्रीज हैं, जो मठ हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं बौद्ध धर्म के लोग, वो किस प्रकार के हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देखने रखने के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे एक आदमी है जुआन जंग, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, जो कि लगभग आज से 1400 साल पहले आए थे। उनके बारे में दिखा हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जुआन जंग गोज बैक टू चाइना थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया सिंपल सा पंजाब के साइड से, जम्मू कश्मीर का साइड, ये सब। तो उधर से ये वापस अपने देश चाइना चले गए विथ स्टैचू ऑफ द बुद्धा विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड। यानी कि जुआन जब इंडिया में जब आए थे ये देखने के लिए कि बौद्ध धर्म का यहाँ पे क्या हालचाल है, उसके बाद जब इंडिया पे पूरी तरीके से घूम के वो जब जाने लगे अपने देश चाइना, तो वो यहाँ से बौद्ध भगवान का, यानी कि बुद्ध जी का, यहाँ से मूर्ति लेकर गए थे। वो मूर्ति किसका बना हुआ था? सोने का, सिल्वर का और सैंडलवुड। सैंडलवुड बेसिकली एक लकड़ी होता है, बहुत मजबूत लकड़ी होता है। उस लकड़ी के भी मूर्ति बने हुए थे बुद्धा के इंडिया में, वो भी लेकर वो गए थे। यानी कि ये तीनों लोग जो आए थे चाइना से इंडिया, ये तीनों लोग किसको मानते थे? बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म को मानते थे और बुद्ध का ये लोग पूजा पाठ करते थे। तो जब ये जुआन जंग इंडिया से वापस जा रहे थे घूम फिर के, तो ये अपने साथ बुद्ध जी का फोटो नहीं, मूर्ति वगैरह लेके गए थे। सोने के, सिल्वर के, सैंडलवुड के बने हुए मूर्ति अपने साथ लेकर गए थे। आगे, जुआन जंग लोडेड ओवर 600 manuscripts ऑन द बैक्स ऑफ
200 हॉर्सेज फॉर चाइना, ओवर 50 मनुस्क्रिप्ट्स वेयर लॉस्ट। सोचो, यानी कि जब ये आदमी जुआन जंग इंडिया जब आए थे घूमने फिरने के लिए, तो इंडिया उनको इतना पसंद आया, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म उनको इतना पसंद आया कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी चीज़ थे सब का थोड़ा 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 पार्ट ये यहाँ से लेकर चाइना गए थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कितना इंपॉर्टेंट बात, लोडेड ओवर 600 मनुस्क्रिप्ट, यानी कि लगभग 600 से ज़्यादा किताब वो इंडिया से लेकर कहाँ गए थे, चाइना गए थे। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है वैसे किताब जो कि हाथों से लिखे जाते हैं। तो उस समय पे हमारे पास कोई मशीन नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, तो उस समय पे किताब वगैरह जो है वो हाथों से ही लिखे जाते थे। तो उस समय पे आज से 1400 साल पहले जब जुआन जंग इंडिया आए थे, तो वो इंडिया से बुद्ध का मूर्ति लेकर गए, सोने के, सिल्वर के, सैंडलवुड के, ये सब तो ठीक था। इसके साथ ही साथ उन्होंने लगभग 600 से ज़्यादा हाथों से लिखे हुए किताब भी इंडिया से लेकर कहाँ गए हैं, चाइना लेकर गए हैं। और वो ज़्यादातर किताब किसके बारे में लिखा हुआ था, बौद्ध जी के बारे में, यानी कि बुद्धा के बारे में लिखा हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में उस किताब में ज़्यादातर बातें लिखे हुए थे। और इन सभी को वो लेकर कैसे गए, 20 घोड़े के बॉडी पे, 20 घोड़े के बॉडी के ऊपर उसको लोड करके वो लेकर गए। सोचो, यानी कि 20 घोड़े के ऊपर सामान पूरा उनका लोड था, फिर वो इतने सारे सामानों को लेकर चाइना गए। वो यहाँ पे मतलब इस बात से ये साफ पता चलता है कि जुआन जंग जब इंडिया घूमने के लिए आए थे तो इंडिया उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और सबसे ज़्यादा इंडिया में उनको क्या पसंद आया, बौद्ध धर्म पसंद आया। और बुद्ध से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ था थोड़ा 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 वो सब चीज़ लेकर इंडिया से वापस अपने देश चले गए। तो 6000 किताब, सॉरी 6000 नहीं, 600 से ज़्यादा किताब 20 घोड़े के ऊपर लोड करके वो लेकर चले गए। बुद्धा का मूर्ति वगैरह भी लेकर गए वो, है ना, जिसमें से 50 किताब जो थे वो बर्बाद हो गए। मतलब या तो 50 किताब नष्ट हो गया, किसी तरीके से फट चिट गया, फिर भुला गया, कुछ भी हो गया, लेकिन 50 किताब जो है वो एक तरीके से गुम हो गया, पता ही नहीं चला उसके बारे में। तो उसके पास फिर बचा कितना किताब, 550 किताब उनके पास अभी भी बचे हुए थे। जुआन जंग स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। और यहाँ से जितने भी किताब वो लेकर गए थे सारे किताब किस भाषा में लिखे हुए थे, संस्कृत भाषा में। तो जब वो इंडिया से चाइना लेकर गए इतने सारे किताबों को, तो चाइना में बैठ के इस व्यक्ति ने क्या किया, सारे किताबों को चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया, जो कि किस में लिखा हुआ था, संस्कृत में लिखा हुआ था। उन्होंने सारे जीवन को बैठ के, मतलब यहाँ से जब वो किताब लेकर गए तो सारे किताब किस भाषा में लिखे हुए थे, संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। उनमें से ज़्यादातर किताबों में किसके बारे में लिखा हुआ था, बुद्धा और बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ था। तो उन्होंने अपना बचा खुचा जो भी जीवन था संस्कृत को सीखने में, और संस्कृत को सीख के उस संस्कृत भाषा को चाइनीज में ट्रांसलेट करने में ही उनका अपना पूरा जीवन चला गया। वो बेसिकली ये जानना चाहते थे कि इंडिया में बौद्ध धर्म को लोग किस तरीके से मानते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में क्या लोग जानते हैं, बुद्धा के बारे में किस प्रकार से पूजा पाठ होता है इंडिया में, वो यही सब बातें जानना चाहते थे, ठीक ना। तो उन्होंने संस्कृत सीखा, संस्कृत सीखने के बाद उन्होंने सारे किताबों को चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया। तो ये सब हो गया हमारा, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक का नाम है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। अब द बिगिनिंग ऑफ भक्ति में क्या है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति का शुरुआत कैसे हुआ, जो भक्ति हम लोग पूजा पाठ आज करते हैं बड़े लेवल पे जोर शोर से, इसका शुरुआत कैसे हुआ उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। देखते हैं भक्ति का शुरुआत किस तरीके से हुआ था। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड ऑफ अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो आदमी जिस देवी या जिस देवता का पूजा पाठ करते थे, जिस प्रकार से उनको वो याद करते थे, वही हो गया एक तरीके से भक्ति उनके लिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका आप क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, है ना, उनको अपने दिल से मानते हैं, तो वही चीज कहला गया उस इंसान का भक्ति, ठीक है। आगे एनीबडी रिच और पुअर, मैन और वुमेन, हाई और लो कास्ट कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। यानी कि जिस टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस टाइम पे चाहे वो गरीब आदमी था या फिर अमीर था, महिलाएं, पुरुष, छोटे बड़े, लोअर कास्ट, हाई कास्ट, हर आदमी कहीं ना कहीं अपने देवी देवता को
मानता था, है ना, और उस रास्ते पे भी चलते थे जिस प्रकार के चीज़ों को वो मानते थे। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उस टाइम पे जितने भी प्रकार के लोग थे, हर प्रकार के लोग अपने देवी देवता का पूजा एकदम दिल से करता था और अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करता था। ठीक है। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवत गीता, अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत। ये जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है? ये भक्ति का जो कॉन्सेप्ट आया है ये आया भगवत गीता से। भगवत गीता बेसिकली हिंदू धर्म में एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है, किताब है, जिसमें महाभारत के बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? मतलब ये जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है, भक्ति का मतलब जैसे हम लोग आज देवी देवता के लिए पूजा करते हैं, आरती करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं हम लोग। ये जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से है? भगवत गीता से आया। इसका मतलब है कि भगवत गीता में भी भक्ति का जिक्र हुआ है। ठीक है। और भगवत गीता में बेसिकली हमको क्या देखने को मिलता है? महाभारत के बारे में पूरा का पूरा चर्चा देखने को मिलता है, जिसमें महाभारत में आप देखे होंगे कौरव और पांडव में युद्ध होता है, कृष्ण जी जो है वो सभी को उपदेश देते हैं, है ना, ये सब चीजें उसमें लिखे हुए हैं। इन महाभारत कृष्ण आस्क्स हिज डिवोटी एंड फ्रेंड अर्जुन टू अबंडन ऑल धर्माज। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे महाभारत में कृष्ण जी अर्जुन को क्या बता रहे हैं? यदि आपने महाभारत देखा है या फिर सुना भी होगा हल्का फुल्का, तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि महाभारत में कृष्ण जी अर्जुन को क्या बोलते हैं कि सही रास्ते पे चलो, है कि नहीं, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, अपना जो धर्म है उसको सही तरीके से उसका पालन करो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही है कि कृष्ण जी अच्छा बात अर्जुन को बता रहे हैं महाभारत में। ठीक है। और कृष्ण जी जब अर्जुन को ये सारे बातें बता रहे हैं तो अर्जुन उसको बैठ के सुनते हैं, और अर्जुन कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, उनका पूजा करते हैं। ठीक है। वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आ गया भक्ति का। यही सब चीज़ तो भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? आप अपने देवी देवता को मानते हो, उनका पूजा पाठ करते हैं, उनको दिल से पसंद करते हैं, तो वही भक्ति होता है। आगे, द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज्ड डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस। तो भक्ति में बेसिकली आप क्या करते हो? भक्ति में आप क्या करते हैं? एक जगह पर बैठ जाते हैं, शांति से अपने देवी या देवता का पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके लिए आरती कविता गाते हैं, है ना। मन करता है तो आप अपने मस्ती में झूम भी लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, rather than the परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। और भक्ति में सेक्रीफाइस नहीं होता। सेक्रीफाइस का मतलब हो गया बलि वली हम लोग जल्दी भक्ति में नहीं देते हैं। वो कोई मन्नत वगैरह होता है तो हम लोग बलि वगैरह देते हैं, नहीं तो फिर भक्ति में जो होता है चुपचाप बस आप अपने देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, गुणगान करते हैं, आरती वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो महाभारत से ही आया है। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, श्रद्धा पूर्वक यदि आप अपने देवी देवता का ध्यान लगाओगे, उनका पूजा पाठ करोगे, उनके बारे में स्मरण करोगे, तो वो आपको दर्शन देंगे और जिस भी प्रकार का आपका मन्नत वगैरह है वो उसको पूरा कर देते हैं। एक मान्यता तो ये होता है कि नहीं। कहने का मतलब है कि हम लोग जब किसी देवी देवता को पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनका सही तरीके से गुणगान करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो आपको प्रकट होते हैं, वो सामने आते हैं और वो आपके उस हर इच्छा को पूरा करते हैं जिसके बारे में आपने सोच रखा होगा, है ना। कहने का मतलब है कि आप सच्चे दिल से उनको पुकारो तो वो आते हैं, ऐसा मानना है। सो द डेटी विल अपीयर एज अ ह्यूमन बीइंग, लायन, टाइगर और एनी अदर फॉर्म। और उस समय पे माना जाता था, आज भी कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता है कि भगवान आते हैं किसी न किसी रूप में। या तो एक भिखारी के रूप में आ सकते हैं, या तो वो एक शेर के रूप में आ सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के, या फिर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आ सकते हैं, एक इंसान के तौर पे आ सकते हैं। तो किसी भी रूप में भगवान आते हैं ऐसा मानना है। समझ में आया बात? तो ये जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है, भक्ति का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने देवी देवता के बारे में जो अच्छा बातें सोचते हैं, उनके लिए जो पूजा करते हैं, जो पाठ करते हैं, वही भक्ति कहलाता है। और ये चीज़ हमको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है? महाभारत से देखने को मिलता है, जहाँ पे अर्जुन कृष्ण जी का भक्ति करते हैं बहुत ज़्यादा, और बदले में कृष्ण जी क्या करते हैं अर्जुन के लिए? अच्छा उनको रास्ता दिखाते हैं, अच्छा बात बताते हैं, है कि नहीं।
तो ये हो गया हमारा, यहीं पे हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेट्स लिख रखे हैं जो कि आपने इस चैप्टर में ऑलरेडी अंदर में डिस्कस कर लिया है। मतलब जब हम लोग कंटेंट को पढ़ रहे थे तो वहीं पे डेट का भी जिक्र हो गया था, तो वही डेट यहाँ पे एक बार बस लिखा हुआ है। एक बार आइए हम लोग फटाफट देख लेते। पहला, डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग, यानी कि सिल्क का शुरुआत कब हुआ था? आज से लगभग 7000 साल पहले। उसके बाद ये चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, ये सब कब हुआ करते थे? लगभग आज से 2300 साल पहले। ये सब बेसिकली इन सभी से एक एक राजा हुआ करते थे, एक एक नहीं बल्कि कई सारे राजा हुआ करते थे इन सभी परिवार से। तो ये सब लगभग आज से 2300 साल पहले हुआ करते थे। ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्क इन द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में यानी कि रोम में सिल्क का डिमांड कब बढ़ने लग गया था? आज से लगभग 2000 साल पहले। उसके बाद कनिष्का, द कुशाना रूलर, कनिष्का जो था वो कहाँ का रूलर था? कुशाना का था रूलर। ये कब हुआ करते थे? आज से लगभग 1900 साल पहले। उसके बाद फायान, इंडिया कब आए थे? 1600 साल पहले। उसके बाद जुआन जंग कम्स टू इंडिया, अपर कंप्राइज डिवोशनल पोएम्स इन प्रेज ऑफ शिवा। बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है जुआन जंग के बारे में, वो इंडिया कब आए थे। और अपर बेसिकली एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने शिव जी के लिए कुछ कविताएं लिखे थे। वो कब लिखे थे? आज से लगभग 1400 साल पहले। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था चैप्टर के अंदर ही में ही। इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हो गया चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट। तो अब बताइए क्या इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट है? समझ में आया सब कुछ? चलिए, तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लोगे तो पूरा चैप्टर आपके कमांड में आ जाएगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।